वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 किया था उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन समझा था और आज हम इसको एक्सपेंड करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन का एक डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओनर्स इक्विटी कॉन्सेप्ट क्या है? अब हम कैपिटल के बजाय ओनर्स इक्विटी की टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसको क्यों यूज किया जाता है इसको समझते हैं। रिलेशनशिप ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस विद ओनर्स इक्विटी क्या है ये इस लेक्चर में बताया जाएगा। इवेंट्स, नेचर एंड डुअल इफेक्ट्स ऑन इक्वेशन कैसे आएंगे और ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से हम इसको स्टडी करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि डुअल इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया है ये, बिकॉज तमाम अकाउंटिंग की जो बेसिस हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। एग्जाम टाइप क्वेश्चन सॉल्यूशंस, पास एग्जाम क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बहुत सारे इसमें होंगे। एज यूजुअल ये बात मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ, तो आप यकीनन नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन लेके बैठे होंगे। हम इसके साथ साथ ये बुक को रेफर करेंगे और इसके क्वेश्चंस और एमसीक्यूज इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो नाउ एसेट्स, आपको मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन में काफी बात की थी इसके ऊपर कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो लेट्स रिव्यू दैट। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस हम लिखते थे कैपिटल। आज हम इसके बजाय लिखेंगे ओनर्स इक्विटी। हम इसको ओनर्स इक्विटी क्यों लिखेंगे इसको अभी हम डिस्कशन में लाते हैं। सबसे पहले रिकॉल करें, एसेट्स कितने टाइप्स के थे? एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एसेट्स वो होते हैं जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं और वो इकोनॉमिक बेनिफिट एक एंटरप्राइज को रेगुलर बेसिस पे फ्लो होता रहता है। करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं। मर्चेंडाइज इन हैंड, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, ये वो तमाम आइटम्स हैं जो आपने जिनके अगेंस्ट पेमेंट करके या तो उसको एक्वायर कर लिया है या कैश की फॉर्म में आपके पास है, या आपने गुड्स सेल कर दिए और उससे आपको पेमेंट अभी तक नहीं आई, या आपने कोई प्लेसमेंट की हुई फंड्स की और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है कि वो इनकम अभी तक आपको नहीं मिली। प्री पेमेंट्स, आपने किसी को एडवांस दिया है कोई काम करने के लिए और वो आपको अभी तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। और इनको हम करंट एसेट्स क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे बिकॉज करंट एसेट्स हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। अदरवाइज नॉन करंट एसेट्स, व्हीकल्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। बट उनकी बेसिस क्या होगी? उनकी बेसिस होगी कि वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते रहेंगे 1 साल के बाद भी, और यकीनन वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 5 साल, 3 साल, 2 साल या इससे भी ज्यादा कोई पीरियड 10 साल का भी हो सकता है। बिकॉज करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो टाइम पीरियड का है, और जो उनकी कॉमन एक डेफिनेशन बनती है वो यही है, एसेट्स वो होते हैं जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते रहते हैं। सिमिलरली लायबिलिटीज को भी आप इसी तरह से 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीट। अकाउंट्स पेबल, आपने किसी से कोई चीज परचेज की है या आपने कोई बेनिफिट लिया है या आपने कोई सर्विसेज ली हैं और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आप हासिल कर चुके हैं बट अभी तक आपने उनको पेमेंट नहीं की और ये पेमेंट आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर करनी है, तो आप उसको करंट लायबिलिटीज के अंदर क्लासिफाई करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको जैसे बैंक से जरूरत पड़ी पैसों की, आपने किसी को पेमेंट करना थी, फंड्स शॉर्ट थे आपके पास, तो आपने 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने के लिए बैंक से शॉर्ट टर्म फंड्स ले लिए और इस प्रॉमिस पे कि वो आप कुछ दिन में वापस कर देंगे, बट इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, वो इंटरेस्ट तो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, बट क्योंकि ये आपको विद इन अ ईयर सेटल करना है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपको समझने के लिए मैं बता दूं, लाइक क्रेडिट कार्ड्स हम यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स में जब आपके पास आप मर्चेंट के पास जाते हैं और किसी शॉप पे खड़े होते हैं, किसी आउटलेट पे होते हैं, तो आप उस कार्ड से फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं या उसको चार्ज करा लेते हैं और मंथ एंड पे आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। बट क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन होती है, ये एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे आपको बैंक एक प्रॉपर लिमिट बना के देता है विच इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट।
अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस वो हैं जिनकी अगेंस्ट आपने इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया है और आप मंथ एंड पे या कुछ डेज के बाद उसकी पेमेंट करेंगे, इसको आपने अक्रूड एक्सपेंसेस कह दिया। एडवांस रिसीव, आपने किसी से एडवांस रिसीव कर लिया है तो ये आपके लिए करंट लायबिलिटी है, बिकॉज आपके ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन खड़ी हो चुकी है कि जब तक आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देंगे या वो गुड्स बना के नहीं देंगे या वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे जिसका आपने वादा किया है, तो आपकी बुक्स में एज अ लायबिलिटी शो होगा, बिकॉज आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की कुछ एग्जांपल्स कॉमन है, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे नाम से जाहिर है आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लोन्स, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही हैं, लोन की ही तरह से है। यहाँ पे आप बैंक से लोन लेते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, हाउएवर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आप पब्लिक को इश्यू करते हैं और इनसे आप 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए प्रॉमिस पे कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं और फंड्स रेस करते हैं, और इन फंड्स को रेस करने का पर्पस ये होता है कि आप उस पे अपने लिए कैश जनरेट करते हैं और पब्लिक को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एक रेगुलर इंटरवल पे साल का इतना इंटरेस्ट देते रहेंगे। सो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओनर्स इक्विटी, हमने इससे पहले अभी तक बात की थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल के बजाय हम यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं ओनर्स इक्विटी की। ओनर्स इक्विटी को मैं स्टार्ट करूं अगर, तो हम पहले सिर्फ कैपिटल की टर्म यूज करते थे, अभी भी हम कैपिटल का इसमें जिक्र करेंगे। तो कैपिटल एट स्टार्ट, इसके बाद आपने कोई साल में प्रॉफिट किया, उस पीरियड में प्रॉफिट किया तो आपने यू विल ऐड द प्रॉफिट। अगर आपने उस पीरियड में लॉस किया तो यू विल डिडक्ट द लॉस। अगर आपने कोई विथड्रॉल्स कर ली, आपको कुछ फंड्स की जरूरत पड़ गई और अचानक, क्योंकि आप और बिजनेस एक ही थे, तो आपने कहा कि मुझे कुछ फंड्स चाहिए होंगे अर्जेंट, तो मैं फिलहाल बिजनेस में से ले लूंगा एंड देन आई कैन री इंजेक्ट देम। या आपको बिजनेस को फंड्स की और ज्यादा जरूरत पड़ रही है, बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका एक आउटलेट था, 2 और खोलना चाहते हैं, आप फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप फर्दर इंजेक्शन भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो कैपिटल की वैल्यू थी, जो साल के या बिजनेस शुरू करते वक्त आपने पैसे लगाए थे, वो उसको आपने कहा कैपिटल एट स्टार्ट। प्रॉफिट किया आपने उसको ऐड किया, कोई लॉस किया तो आपने उसको डिडक्ट किया, कोई विड्रॉल्स किए यानी कि बिजनेस से पैसे वापस निकाल लिए आपने, इनको आप ड्रॉइंग्स कहते हैं। इसी तरह से आपने कोई फर्दर कैपिटल इंजेक्शन किए दोबारा बिजनेस में, तो आपने उसको इंजेक्शन कह दिया। तो इन सब को नेट करने के बाद इस वैल्यू में आपको मिलेगा विच इज कॉल्ड कैपिटल एट एंड। इस सारी प्रोसेस को हमने कहा दिस इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। इससे पहले तक हम कैपिटल की सिर्फ बात कर रहे थे, तो वो तो एक बिगिनर्स लेवल के लिए था। आज के बाद हम जितनी दफा भी इसका जिक्र करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, सो वी विल यूज द टर्म ओनर्स इक्विटी, राइट। अब एक और बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस को आप नेट कर देते हैं, यानी कि रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को जब आप लेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस। तो या तो प्रॉफिट होगा आपको या लॉस होगा। रेवेन्यूज की एग्जांपल्स क्या होती हैं? रेवेन्यूज के लिए कॉमनली यूज किया जाता है सेल्स। आपने गुड्स सेल की तो उसका मतलब है आपने कुछ गुड्स बेची हैं। कमीशन इनकम, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की और अपना कमीशन रख लिया, तो इसका मतलब है आपने वो गुड्स बेची तो नहीं, आपने एक सर्विस प्रोवाइड की है, इंडेंटिंग की है। रेंट इनकम, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो इट मींस के यू आर चार्जिंग रेंटल इनकम, और ये भी आपका रेवेन्यू है। इंटरेस्ट इनकम, आपने के पास कोई फंड्स थे, वो आपने प्लेस कर दिए किसी बैंक में और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दिस इज योर इंटरेस्ट इनकम। आपने कोई और बिजनेस था आपका जिससे आपको फी आती है, आपको कोई कंसल्टेंसी है, आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई एडवाइजरी करते हैं, आपको फी इनकम आ सकती है। आप अगर डॉक्टर हैं तो यकीनन आपको कंसल्टेशन फी आ सकती है। इसी तरह से बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं सर्विस फी की, जो आप लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। लॉयर्स, accountants, there are a lot of people who provide their services and charge fee from their customers. So these are the examples of revenues. Expenses की examples क्या हो सकती हैं? Salaries expense, rent expense, insurance expense, advertising expense, depreciation, bad debts. Depreciation economic
यूज जब आप करते हैं किसी एसेट को, वो नॉन करंट एसेट्स, व्हीकल, फर्नीचर, लैंड पे तो डिप्रिसिएशन नहीं होती, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन एसेट्स को जब हम यूज करते हैं तो इनको ग्रेजुअली इनकी लाइफ कम होती जाती है ड्यू टू द कमर्शियल यूज, तो इसलिए आप उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं और डिप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते रहते हैं। सिमिलरली बैड डेट्स, अगर आपका कोई कस्टमर आपको टाइम पे जो उसने प्रॉमिस किया था उस पे पैसे नहीं देता और उसको प्रॉमिस को भी ब्रीच हुए हुए काफी टाइम गुजर जाता है, तो आपको वो अमाउंट फिर अपनी बुक से राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि अपनी सेल से या माइनस करके एक्सपेंस में दिखाना पड़ता है। तो इट मीन्स कि आप उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका नेट इफेक्ट क्या होगा, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस से प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस जाके कहाँ ऐड या लेस होता है, प्रॉफिट आता है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ लेस हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मेन इक्वेशन है वो ये है, राइट। सो हमारी मेन इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो इसके अलावा अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग सब कुछ इसके बॉक्स, इस रेक्टेंगल के अंदर रिवॉल्व करती है। तो अगर इस रेक्टेंगल के अंदर रिवॉल्व करती है तो ये आइटम्स कहाँ चले गए, ये आइटम्स भी नेट ऑफ होके इसी इक्वेशन में आके मर्ज हो गए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट माय क्वेश्चन इज, आर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस सबसेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस सबसेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का? Yes, we can say that revenues एंड एक्सपेंसेस को जब हम लेस कर देते हैं रेवेन्यूज में से, तो या तो हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, और ये प्रॉफिट और लॉस हमारी इस ओनर्स इक्विटी को, अगर रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ओनर्स इक्विटी कम हो जाएगी। तो अगर आपने कोई गुड्स सेल की तो सेल करने से ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी, और अगर आपने कोई सैलरीज, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस पे किया तो इट मीन इससे आपकी ओनर्स इक्विटी कम हो जाएगी, करेक्ट। क्वेश्चन करते हैं नंबर 1, इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 को, इसमें हम करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे इवेंट्स को, नेचर अकाउंट की क्या है, और ये लिखे देखेंगे कि डुअल इफेक्ट क्या है। हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होगा। नाउ व्हाट इज डुअल इफेक्ट? डुअल इफेक्ट का मतलब है कि जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की है, आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यहां मैंने सिर्फ एक लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटीज एंड ओ ई रिप्रेजेंटिंग ओनर्स इक्विटी। इसमें अगर हम देखें कि मिस्टर एक्स ने अगर जनवरी 1 को इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए कैश इन अ बिजनेस, तो देयर आर 2 इवेंट्स, नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 2 इज कैश। जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की नेचर आप कह सकते हैं कैपिटल या ओनर्स इक्विटी है। तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है इसमें, किसके लिए? बिजनेस के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस। तो मिस्टर एक्स ने जो पैसे दिए वो इस बिजनेस को दिए, वो इस बिजनेस में जब पैसे आए तो पैसे आने से बिजनेस में कैपिटल एक तरफ इंक्रीज हुआ और दूसरी तरफ बिजनेस का एसेट इन टर्म्स ऑफ कैश भी इंक्रीज हुआ। तो अगर हम हर दफा ये 3 हेडिंग्स डालें, इवेंट, नेचर एंड इफेक्ट, तो हमें इस इक्वेशन को एनालाइज करना आसान होगा कि पहला इवेंट था इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा इवेंट था कैश। इन्वेस्टमेंट की नेचर आपने क्या लिखी? इन्वेस्टमेंट की नेचर इज कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। क्या ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? आपने सोचना है फॉर बिजनेस, क्या ये बिजनेस के लिए इंक्रीज हो रहा है? ये कैपिटल पहले बिजनेस में था? नो। तो अब बिजनेस में आ गया तो इट मींस आपने कहा ये बिजनेस में आने के बाद इंक्रीज हुआ। क्या ये कैश बिजनेस में था? नो। ये कैश की नेचर क्या है? एसेट। तो अगर ये बिजनेस में ये भी नहीं था, ये भी आने से बिजनेस में इंक्रीज हो गया। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स आपको मालूम है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स कितने हैं? जनवरी 1 को 500,000 कैश की फॉर्म में आपने एसेट्स लिखे। लायबिलिटी में कोई चेंज आया? नो, यहाँ आपने 0 लिख दिया। और ओनर्स इक्विटी कितनी हो गई? 500,000। तो इट मींस आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। 500,000 इज इक्वल टू 500,000, राइट। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन हुई जनवरी 3 को, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश फॉर ₹80,000। इसमें कितने इवेंट्स हैं? देयर आर अगेन 2 इवेंट्स, एक इक्विपमेंट है और दूसरा कैश है। तो इसमें भी डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा।
डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जिसमें कम से कम दो चीजें तो अफेक्ट होंगी, वो दोनों एक साइड पे भी हो सकते हैं इक्वेशन के, और ऐसा भी हो सकता है कि एक इस साइड पे इफेक्ट आ रहा हो और दूसरा इस साइड पे इफेक्ट आ रहा हो। बट आपने ये देखना है कि इक्वेशन हर दफा बैलेंस रहनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती तो देयर कैन बी सम एरर। इसमें आपने देखा, जैसे हमने जिक्र किया, देयर आर टू आइटम्स, इक्विपमेंट एंड कैश। इक्विपमेंट बाय नेचर इज एसेट। ये कौन सा एसेट है? अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि नॉन करंट है या करंट है, यहाँ हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम इतनी बात करते हैं यस इक्विपमेंट इज एसेट एंड कैश इज ऑल्सो एसेट। बट यहाँ फर्क ये हो गया कि इक्विपमेंट आपके पास क्या बिजनेस में पहले था? नो। तो इक्विपमेंट आ गया आपके पास और ये इंक्रीज हो रहा है। तो जो चीज पहले नहीं थी और अब आ गई है, इट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द प्लस साइन एंड इट्स शोइंग अपवर्ड मूवमेंट, मींस के इंक्रीज हो रहा है। कैश आपके पास बिजनेस में पहले मौजूद था, बट ये इक्विपमेंट खरीदने की वजह से अब रिड्यूस हो रहा है। तो ये कैश पहले था आपके पास, और आज जब आपने इक्विपमेंट खरीदा है तो एक एसेट आपके पास इक्विपमेंट की शेप में आ गया और दूसरा एसेट आपके पास से कैश की फॉर्म में चला गया, तो इसलिए आपने इसको माइनस दिखाया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? दोबारा हम लिखेंगे, अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। जनवरी 1 पे हमारी इक्वेशन की पोजीशन क्या थी? 500,000। लायबिलिटी हमारी 0 थी और ओनर्स इक्विटी 500,000 थी, राइट। इक्विपमेंट आपके पास आया, ऐड किया आपने इक्विपमेंट और उसकी वैल्यू 80,000 से एसेट को इंक्रीज करेगी। 500,000 में 80,000 का इक्विपमेंट ऐड हो रहा है, राइट। और लायबिलिटी में आपके पास कुछ भी चेंज नहीं है, तो इसलिए आपने अगेन नो चेंज लिख दिया। इक्विटी में कोई चेंज आ रहा है? इक्विटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज आपने एक एसेट खरीदा है जिसका नाम है इक्विपमेंट, और वो इक्विपमेंट आपके पास आ गया और उसके अगेंस्ट आपने 80,000 का कैश पे भी कर दिया। तो इसका मतलब है आपकी एसेट साइड पे भी नेट चेंज कुछ भी नहीं आएगा जनवरी 3 को, विच इज एंडिंग इस डेट तक के लिए। तो जनवरी 3 को आपकी जो बैलेंस बचा वो 500,000 ही बचा, बिकॉज 80,000 का एसेट आ गया आपके पास और 80,000 का एसेट चला गया। So the net effect on the equity and liability side is also 500,000। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इसको आप 0 लिख सकते हैं। So समझने की बात यह कि जो हम डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ। इसमें फर्क यह था कि एक इस साइड पे एसेट को अफेक्ट किया और दूसरा इक्विटी साइड पे अफेक्ट किया। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों एक साइड पे अफेक्ट हो गए। यहाँ पे भी डुअल एस्पेक्ट ही था, पहला एस्पेक्ट इक्विपमेंट का था और दूसरा एस्पेक्ट कैश का था। एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हो गया, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस रही 500,000 इज इक्वल टू 500,000। नेक्स्ट बात करें जनवरी 5, आपने मर्चेंडाइज परचेज की है ऑन कैश ₹75,000। इसमें कितने इवेंट्स हो गए हमारे पास? अगेन देयर आर टू इवेंट्स। आपने कैश पे परचेज की है मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज आपका एसेट है। यस, मर्चेंडाइज आपका एसेट है। जब तक आप उस मर्चेंडाइज को बेचेंगे नहीं, वो आपके पास इन्वेंट्री रहेगी। तो इसका मतलब देयर आर टू इवेंट्स, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। नंबर 1 इज मर्चेंडाइज एंड नंबर 2 इज कैश। तो मर्चेंडाइज भी एसेट है आपका, और वो आपके पास पहले नहीं था बिजनेस में, अब वो आ गया तो मर्चेंडाइज इंक्रीज हो गई। कैश आपके पास पहले था और अब आपने मर्चेंडाइज खरीद ली है उस कैश के बदले, कैश देके, तो कैश आपके पास से रिड्यूस हो गया। तो आंसर इज, क्योंकि आपने अभी सिमिलर ट्रांजैक्शन यहाँ की है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की बात है कि आपने एक और एसेट खरीद लिया अपने कैश को रिड्यूस करके। तो अगर आप इसको देखें, जनवरी 3 पे आपके पास इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वल थी 500,000। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आया हूँ, दैट इज जनवरी 3। इस दफा आपने मर्चेंडाइज खरीदी और मर्चेंडाइज कितने की खरीदी आपने? 75,000 की मर्चेंडाइज आ गई आपके पास, बट दूसरी साइड से कैश भी उतने ही अमाउंट से कम हो गया। तो एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आया? आपका कोई इफेक्ट नहीं आया। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द लायबिलिटी, और ओनर्स इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन द इक्विटी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जनवरी 5 को हमारी इक्वेशन 500,000 इज इक्वल टू 500,000,
राइट। अब देखते हैं जनवरी 7। जनवरी 7 को आपने मर्चेंडाइज परचेज की है ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। यहाँ पे दोबारा आप एक एसेट खरीद रहे हैं विच इज कॉल्ड मर्चेंडाइज परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ आपने उधार पे खरीदा है और ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, राइट। तो 40,000 आप आज पे नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज दो इवेंट्स हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। मर्चेंडाइज इंक्रीज हो रही है, यस ये मर्चेंडाइज आपके पास आ जाएगी, आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे। अकाउंट्स पेएबल आप टर्म यूज कर सकते हैं इस लायबिलिटी के लिए, बिकॉज आज आप पेमेंट नहीं कर रहे। तो पिछली लास्ट ट्रांजैक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है? लास्ट ट्रांजैक्शन में हम कैश पे कर रहे थे, यहाँ पे हम अपना प्रॉमिस दे रहे हैं कि हम अभी ये वादा करते हैं कि ये लायबिलिटी आपको कुछ दिनों में इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये बुक्स में आपकी लायबिलिटी पहले नहीं थी, आज आ रही है, तो इसका मतलब है ये लायबिलिटी बढ़ रही है। तो कैसे लिखेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू जनवरी 5 की हमारी इक्वेशन थी 500,000, लायबिलिटी 0 थी उस वक्त और ओनर्स इक्विटी 500,000 थी, राइट। आज जब आपने मर्चेंडाइज परचेज की तो आपका एक तरफ तो एसेट बढ़ जाएंगे, मर्चेंडाइज इंक्रीज हो रही है कितना अमाउंट से? 40,000 से। दूसरी तरफ आपका ऐड होगा अकाउंट्स पेएबल विच इज योर लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी अब तक कहीं नहीं आ रही थी, पहली दफा आप लिख रहे हैं कि लायबिलिटी भी इस बिजनेस में आ गई है और आपने 40,000 का आजम इनको से उधार गुड्स परचेज की हैं which is 40,000. So ओनर्स इक्विटी पे कोई चेंज आया? नो, आप लिख सकते हैं there is no change in the owners equity. तो अकाउंटिंग इक्वेशन as on January 7 will remain balanced by 540,000. इसी तरह से आप 40,000 की लायबिलिटी को एज इट इज लिख दें एंड 500,000 की इक्विटी को एज इट इज लिख दें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करना है वो ये है कि 500,000 की इक्विटी, 40,000 की लायबिलिटी, टोटल 540,000 is equal to 540,000 के assets. So that is how accounting equation works. यहां तक भी अगर हम देखें तो आपने क्या देखा कि डुअल एस्पेक्ट क्या था, इधर मर्चेंडाइज आई और दूसरी तरफ लायबिलिटी आई। तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट दिखाएगी, वो एक साइड पे भी हो सकते हैं डुअल एस्पेक्ट इक्वेशन के और दोनों साइड्स पे भी इफेक्ट उसका हो सकता है, जैसे कि इस इक्वेशन में था। Next one is January 9 purchased furniture for ₹100,000, paid 20,000 cash and 80,000 within 30 days. अब यहाँ पे तीन बातें हैं। There are three events. There are three items. एक आपने फर्नीचर परचेज किया 100,000 का, उसके अगेंस्ट आपने 20,000 तो उसी वक्त कैश दे दिया और 80,000 का आपने प्रॉमिस किया कि we will pay you within 30 days. हम 30 डेज के अंदर पे कर देंगे। उसका मतलब फर्नीचर आपके पास आ गया एक एसेट, एक कैश की फॉर्म में एसेट आपके पास से चला गया, कैश रिड्यूस हो गया, और एक लायबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो गई जो कि पहले नहीं थी, राइट। इसको देखते हैं। फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो गया, कैश आपके पास से एसेट था रिड्यूस हो गया 20,000 से, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो यही बात हमने अभी तक की है। आइए इसको इक्वेशन फॉर्म में पुट करें। तो हमारे पास जनवरी 7 की इक्वेशन क्या थी, इसको रिप्रोड्यूस करते हैं। जनवरी 7 540,000, 40,000 की लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी 500,000, राइट। तो जो आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं उसको आपने ऐड किया अपने एसेट्स में 100,000 से, क्योंकि फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए का है और वो आपके पास एसेट में ऐड हो गया। इसी तरह से कैश आपका 20,000 आपने पे किया, वो भी आपका एसेट है, तो उसको हम इसमें से लेस कर देते हैं 20,000 से। ऑन द अदर साइड आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाय 80,000, तो आपकी लायबिलिटी 80,000 ये और बढ़ गई, पहले 40,000 की लायबिलिटी थी और अब आपकी लायबिलिटी 80,000 की इंक्रीज हो गई। कैपिटल पे या इक्विटी साइड पे कोई चेंज नहीं आया। तो हमारी रिवाइज जनवरी 9 को जो इक्वेशन बनी, इसमें टोटल एसेट्स की आपकी वैल्यू हो गई, इनको हम नेट कर देते हैं। 540 प्लस 100,000 इज 640 माइनस 20,000 इज 620,000। तो टोटल लायबिलिटीज आपकी हो गई हैं, इन दोनों को ऐड कर ले तो अब बिजनेस के ऊपर 120,000 की टोटल लायबिलिटी हो चुकी है और ओनर्स इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आया। तो हमने एज इट इज 500,000 लिख दिया। 500,000 प्लस 120,000 इज 620,000 इक्वल्स टू 620,000 के एसेट्स,
ग्रेट। सो यहाँ तक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है। यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन के दोनों साइड पे इफेक्ट हैं, दो एसेट्स के इफेक्ट थे और एक और इफेक्ट था लायबिलिटी का। तो जैसे मैंने पहले भी आपको प्रेजेंट किया था और समझाया था कि कम से कम दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, कम से कम दो आइटम्स हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा 2 3 4 5 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 6, January 12 गुड्स सोल्ड टू अलीम ब्रदर्स ऑन कैश ₹65,000। आपने गुड्स सेल की हैं अलीम ब्रदर्स को फॉर ₹65,000। तो आपको दो आइटम्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक रेवेन्यू और दूसरा एसेट इन टर्म्स ऑफ कैश। रेवेन्यू के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू के लिए आप कहते हैं हमने गुड्स सेल किए हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है। तो हम इसके दोनों आइटम्स लिखते हैं, इवेंट क्या है और नेचर क्या है। तो इवेंट हमारे क्या बने, इवेंट बने सेल्स एंड कैश। सेल्स के लिए आपने कहा इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है रेवेन्यू। ये रेवेन्यू आपका बिजनेस के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो आपने कहा कि ये रेवेन्यू को मैं प्लस या पॉजिटिव साइन दिखा देते हैं क्योंकि ये इंक्रीज होगा बिजनेस के लिए। ऑन द अदर साइड कैश भी आएगा, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसका, कैश इज ऑल्सो एसेट और ये भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। मैं आपको रिपीट करता हूं कि जब भी हम इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखते हैं तो हमने ये देखना होता है कि वो हमारे बिजनेस के लिए क्या इफेक्ट हो रहा है उसका। बिजनेस के लिए रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कैश भी बढ़ रहा है, तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम अपनी पिछली इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो कि जनवरी 9 की बेसिस पे थी। 620,000 के एसेट्स एंड 120,000 की लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी हमारी थी 500,000। इस दफा जब आपने सेल की तो सेल करने से आपका एक तरफ कैश इंक्रीज हुआ, आपने उसको अपने एसेट में ऐड कर दिया तो कैश 65,000 से ऐड हो गया। ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन सेल्स आपने इंक्रीज हो रही है, तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था शुरू में इस लेक्चर के कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे तो आपकी इक्विटी को बढ़ा देंगे, राइट। तो हम जब सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स इज आवर रेवेन्यू और ये हमारी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देगा बाय ₹65,000। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जनवरी 12 को जो हमारी रिवाइज इक्वेशन बनेगी 685,000 के एसेट्स हो गए हैं हमारे पास और 120,000 की एज इट इज हमने लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज हमारी लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। ऑन द अदर साइड इक्विटी जो है हमारी वो 565,000 की हो गई है इस रेवेन्यू के आने से। तो द टोटल इक्वेशन शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अगर आप देखें तो 565 प्लस 120,000 इज 685,000, हमारी इक्वेशन बराबर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 15 पेड शॉप रेंट 15,000 एंड स्टाफ सैलरी 20,000। तो यहाँ पे अब तीन आइटम्स हो गए हैं, आपने एक तो रेंट पे कर रहे हैं आप 15,000 का और दूसरा आप सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ की 20,000 की। तो टोटल आपके पास से कैश कितना जा रहा है 15 प्लस 20 35। तो तीन आइटम कौन कौन से हुए, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस एंड कैश। तो इन तीन आइटम्स को अगर हम पहले इवेंट लिखें तो इवेंट क्या हुए हमारे, रेंट, सैलरी एंड कैश। अब इनकी नेचर लिख लेते हैं, रेंट की नेचर इज एक्सपेंस, सैलरी की नेचर इज आल्सो एक्सपेंस, कैश की नेचर इज एसेट। ये रेंट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, यस ये रेंट पहले नहीं था, ये एक्सपेंस आपने पहले नहीं किया था, आज आप ये एक्सपेंस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस बढ़ रहा है। और इसी तरह से सैलरी एक्सपेंस भी बिजनेस के लिए बढ़ रहा है। तो एक तरफ ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आपकी किस चीज को खराब करते हैं या कम करते हैं, वो आपकी इक्विटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे हम इसको प्लस लिख रहे हैं और इंक्रीज की बात कर रहे हैं और उधर से इक्विटी को हम कह रहे हैं रिड्यूस होगी, क्योंकि रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और ये एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि ये एक्सपेंस पहले बिजनेस में रिकॉर्ड आपने नहीं कभी किए थे, आज पहली दफा इनकर हुए हैं, तो आपने एक तरफ इक्वेशन के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया और दूसरी तरफ आपने एसेट को रिकॉर्ड किया। एसेट आपका यहाँ रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये आपने पेमेंट की है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब है आपके पास से एसेट रिड्यूस हुआ। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करें, पहले हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जनवरी 12 पे हमारी इक्वेशन थी 685 के एसेट्स थे, लायबिलिटीज 120,000 की थी और ओनर्स इक्विटी 565,000 की थी। हमने क्योंकि एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं टोटल 35,000 के, तो हमने इनको मिला के लिख दिया, मर्ज करके लिख दिया 15 प्लस 20 के एक्सपेंसेस
कैश की फॉर्म में हमारे पास से इधर से चले गए। दूसरी साइड पे रेंट एक्सपेंस, हमने जैसे पहले बात की थी कि एक्सपेंस अगर होगा तो आपकी ओनर्स इक्विटी को कम कर देगा, रेवेन्यू अगर होगा तो आपकी ओनर्स इक्विटी को बढ़ा देगा। तो अगर रेवेन्यू को हमने यहाँ ऐड किया था तो एक्सपेंस को हम यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे। रेंट एक्सपेंस 15,000 से और सैलरी एक्सपेंस 20,000 से भी लेस करेंगे। तो इसको लेस करने के बाद हमारा टोटल इफेक्ट अकाउंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनेगी 650,000 के एसेट, क्योंकि 35,000 में कैश हमारे पास से चला गया। दूसरी साइड हमारी ओनर्स इक्विटी भी रिड्यूस हो गई और लायबिलिटी भी कोई चेंज नहीं आया। तो हम इसको ओनर्स इक्विटी को भी रिवाइज करके अगर लिखें तो दिस विल बी 530,000। 15,000 और 20,000, 35,000 के एक्सपेंसेस को आपने इसमें से लेस किया तो ओनर्स इक्विटी 530 प्लस 120 की लायबिलिटी ये कितनी हो गई, 650,000। सो आवर टोटल एसेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 685 टू 650,000, राइट। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि हम सारे ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम मर्चेंडाइज की बात ज्यादा करते हैं और गुड्स खरीदते हैं, अपना मार्जिन रखते हैं और बेच देते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। सो आपने ये जो मिनी हाइपर स्टार के नाम से इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, ये क्वेश्चंस आप इसके 3 पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स हैं। इन 2 पार्ट्स को आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे, द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्वेश्चन में फिर इवेंट्स और नेचर और उनके इफेक्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद जहां पे आपको लगता हो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो आप उसको नो चेंज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ आप इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस इस बुक से सॉल्व कर सकते हैं। पेज 30 पे क्वेश्चन 11 बिल्कुल सिमिलर है, इसका सोल्यूशन भी आपको वहां मिल सकता है। तो यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 मिनट का एक क्विज है, आप इनके सवाल पढ़ते जाएं, आपके पास 5 मिनट्स हैं और आप जब इसको सॉल्व कर लें तो यू कैन प्ले अगेन और उसके आंसर आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट बोथ एसेट एंड इक्विटी प्रॉफिट? If salaries of previous month not yet paid, it will affect accounting equation as liability will increase and equity will decrease. Terms owner's equity refers to capital plus profit minus loss minus drawings। ये हमने अभी इस लेक्चर में काफी अच्छी तरह इस बात को समझा। Point number 4, if revenue for the year was 220,000 and expenses were 250,000, तो यकीनन यहाँ revenue कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो इसको लॉस शो करना चाहिए। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आंसर नंबर सी, ओनर्स इक्विटी विल डिक्रीज बाय 30,000। विच इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर? इसमें से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? टेलीकम्युनिकेशन इज सर्विस, प्राइवेट स्कूल आर सर्विस, मीट शॉप्स फिजिकली गुड्स बेचते हैं, यू कैन कॉल इट अ ट्रेडिंग बिजनेस और some processing business. Equity at the start of the year was 600,000. Loss for the year is rupees 75,000. Now equity would be 525,000 because आपका equity को reduce करेगा आपका loss, क्योंकि loss आपकी equity को कम कर देता है। Point number 7. Ahmed Enterprises reported profit for the year rupees 66,000. If total revenue earned was rupees 192,000, then expenses are 126,000. Term equities refers to liabilities plus owner's equity. Correct. Which one is correct? 450 assets is equal to liabilities plus owner's equity. 300 plus 150 is 450. 200 plus 170 is 370. 125 plus 25 is 150. All of the above is the correct answer. So similar exam type MCQs आपको complete sets हैं, इसमें set number 1 and set number 2 page 51 52 पे आज set number 2 आपको आज attempt करना चाहिए and you can attempt many sophisticated questions in exam as well after practicing these questions. Next lecture is about service industry की accounting और accounting question को हम analyze करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे dual aspect को record किया जाता है।
हुआ सर्विस प्रोवाइडर्स, अकाउंटिंग क्वेश्चन एनालिसिस, केस एग्जाम्पल कराई जाएगी इसमें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, और क्लास प्रैक्टिस होगी। बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स पे आने वाले तमाम लेक्चर्स इसी तरह से आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी इंटीमेटेड वेल इन टाइम। थैंक यू।